यौन अपराध होते हैं इसलिए कि फिजिकल रिलेशन की भी नीड है, जिस तरह से भोजन की है, पानी की भी है। तो यदि शादियां नहीं होंगी तो अपराध होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और शादियां तब होंगी जब लड़कियों की व्यापक संख्या होगी। बिल्कुल। तो संख्या वह हो नहीं पा रही हो है। नहीं पा रही। एक और समस्या है गांव में जो देखा जाता है, मासिक धर्म जब आता है तो लड़कियां अपने परिवार से भी शेयर नहीं कर पाती। जन जागरूकता इस प्रकार की नहीं आ पाई है। अगर सरकार से आपको कुछ कहना होगा तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार से देश में स्वच्छता का अभियान चलाया गया, आपने देखा फर्क पड़ा जी लोगों को। तमाम समाज के वॉलंटियर तमाम तैयार हो गए। जी आप जैसे बहुत से लोग समाज सेवा के लिए आगे आए। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस देश में जैसे ही आप समाज सेवा के लिए आह्वान करते हैं, तमाम लोग तैयार हो जाते हैं। जी उसी तरह ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा है कि जो लड़कियों में ये मासिक धर्म की समस्या होती है, इसके बारे में भी जन जागृति करना। और हमारे अस्पताल इसका बहुत अच्छा माध्यम केंद्र बन सकते हैं। और जिस प्रकार से अभी इस देश में कोरोना का एक बड़ा अच्छा असर पड़ा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों में जागृति बहुत बढ़ गई। पहले कोरोना के पहले लोग स्वास्थ्य के बारे में उतना चिंतित नहीं रहते थे, अब हर आदमी और अलर्ट। तो उसका अब ज़रूरत यह है कि हर मोहल्ले में, हर गांव में क्लिनिक खुल जाएं। मोहल्ला क्लिनिक, गांव की क्लिनिक, गांव पंचायत में एक क्लिनिक। क्या दिल्ली सरकार की नकल करना चाहिए यहाँ भी? मैं कहता हूं कि अच्छाई कहीं भी हो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उसी तरह जैसे हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी थी, अभी कल मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 नए मेडिकल कॉलेज, अब सोचिए जितने टोटल नहीं थे उतने नए मेडिकल कॉलेज। बहुत प्रयास हो रहा है, बहुत तारीफ का काम है और आगे और होने की ज़रूरत है। तो उतने मतलब ये एक सेक्टर पीछे छूट गया था, स्वास्थ्य। तो अब इसमें हमें पूरा विश्वास है कि नए नए मेडिकल कॉलेज, नए नए चिकित्सालय, नए नए मोहल्ला क्लिनिक, ग्राम पंचायत क्लिनिक खुलेंगे और इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य और जितनी स्वास्थ्य की परीक्षण, दवाएं, सारी चीज़ें। भाई साहब, चिकित्सा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, यह संविधान में वर्णित है। आर्टिकल 21 और यह सब हमें अधिकार देते हैं। लेकिन दवा के अभाव में व्यक्ति मरेगा, दवा नहीं हो पाएगी, नंबर एक। नंबर दो, जिन छात्रों ने मेडिकल की परीक्षा क्वालिफाई किया, अगर वह सरकारी कॉलेज मिल गए तो ठीक है, नहीं 1 करोड़ रुपया लगेगा MBBS बनने के लिए। क्या नहीं लगता कि सरकार को और भी नियमों को शिथिल करके, और अगर 1 करोड़ रुपए खर्च करके मेडिकल अफसर बनेगा तो क्या आप समझ रहे हैं कि वो श्री राम शर्मा आचार्य का शिष्य होगा, वो भक्ति करेगा, माला फेरेगा? क्या कहना है? बहुत आपने प्रासंगिक और चिंता की बात उठाई है। मैं सचमुच बहुत अपसेट होता हूँ, और ख़ास तौर से तब जबकि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक छापा पड़ा कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, उनके घर ये बात निकली कि मेडिकल कॉलेज की सीटें न बढ़ें, नए मेडिकल कॉलेज न खुलें, इसके लिए घूस चलती थी जी। और आज ये हालत है कि देश में सरकार ने भी, जनता ने भी ये चिंता की कि नए नए कॉलेज खुलें। और ये बड़ी ज़रूरत है कि स्वास्थ्य की रक्षा हर व्यक्ति की ज़रूरत है। पहले आप याद करते थे केवल भोजन, वस्त्र, मकान कहा जाता था। अब 2 चीज़ जुड़ गई है, भोजन, वस्त्र, मकान के अलावा पढ़ाई, दवाई, हर आदमी का मौलिक अधिकार। और इससे भी ऊपर अगर मैं मानता हूँ तो वो है न्याय पाने का अधिकार। हमारी न्याय व्यवस्था बड़ी विलंबित है, 10-10 साल, 20-20 साल लग जाते हैं मुकदमों का निपटारा होने में। निपटारा भी हो जाता है तो अपील के बाद रिवीजन, बहुत टाइम टेकिंग है। इसलिए मैं तो वो कल्पना करता हूँ कि वो भी एक स्वर्णिम दिन होगा इस देश के इतिहास में, जब आपके दरवाजे कोई जरा सी शिकायत सुनकर आपके दरवाजे मोबाइल मजिस्ट्रेट प्रकट होगा और पक्ष विपक्ष की बात सुनकर मौके पर फैसला देगा कि ये वाजिब है। उस तरह का न्याय जिसमें लगे लोगों के कि हम इस देश के मालिक हैं, इस देश का नागरिक, इस देश का सुप्रीम मालिक है, और बाकी सारी व्यवस्थाएं उसकी व्यवस्था चलाने के लिए हैं।
वो व्यवस्था की मैं परिकल्पना करता हूँ। जैसे एम्बुलेंस चली हैं, तो उसी तरह मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल क्लिनिक, इनकी ज़रूरत है। और मोबाइल न्याय। मोबाइल न्याय, यस। जैसे मोबाइल पुलिस, आपने देखा होगा, एक फ़ोन करिए। मैं जब एडीजी पुलिस मुख्यालय बना तो मेरे दिमाग में बहुत ये बोझ था कि किसी तरह थानों की दादागिरी कम हो, अकेला मैं ही थानेदार जो करूँगा होगा, नहीं, एक पैरेलल व्यवस्था बढ़ाई गई। 4000 गाड़ियाँ एकाएक यूपी पुलिस ने, मैंने उसका प्रस्ताव दिया, शासन ने मंजूर किया, और अब आज की हालत है कि 112 नंबर डायल करिए, 100 नंबर डायल करिए, तुरंत गाड़ी पुलिस के आपके दरवाजे खड़ी है। फिर वो आपको वेट नहीं करना, वो आपसे पूछता है, जी आपने फ़ोन किया है। ये परिवर्तन, थाने की दादागिरी रुकी है, फायदा हुआ है। इसी तरह अन्य सेवाएं होनी चाहिए कि आपके सर्विस एट डोर स्टेप, वो रियल डेमोक्रेसी होगी जिसमें आदमी का मान बढ़ेगा। एक धारदार प्रश्न डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी से, थानेदार की दादागिरी और थाने की दादागिरी, यानी थाने पर सीधे उंगली उठाई गई है कि वह आम पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार, भ्रष्टाचार इत्यादि 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 व्यापक है, व्यापक है। आपने कभी यह महसूस किया कि जिन्हें पकड़ कर ले आते हैं, रात भर हवालात में रहते हैं, सुबह चालान होता है, डीके बसु वाले मामले में 24 घंटे के अंदर उन्हें भेजना है, आपने महसूस किया कि उनको भोजन का पैसा कहाँ से आता है? मैंने महसूस ही नहीं किया। मैंने जब मैं पुलिस मुख्यालय में इंचार्ज बना तो मैंने उसकी चिंता की। उनका रेट दुगना करा दिया, जो खाने का रेट, इतना ही नहीं, जो लाशों के जलाने का रेट 3 गुना करा दिया, जो एक्चुअल खर्चा होता है, पैरवी करके, प्रयास करके कि पुलिस को अपनी जेब से खर्च न करना पड़े और वो भूखे न रह जाएं। एक और अब इससे आगे बात कहता हूँ कि जिस प्रकार भारत के इतिहास में वो एक बड़ा ज़बरदस्त कदम था जब यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था यथासंभव आदमी को हथकड़ी न लगाई जाए, आदमी का मान घटता है, बहुत बड़ा एक प्रगतिशील मानववादी कदम था। उसी तरह मेरा मानना है कि जो एक्सेप्शनल केस हों उनमें केवल गिरफ्तारी की व्यवस्था रहे, अन्यथा पुलिस की हवालात के बजाय केवल सर्विस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, कि कोर्ट का ऑर्डर है कि आप चलिए, आपको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। वाई अरेस्ट, एक समझ जाए, जब आदमी भागे, किसी की गिरफ्तारी न हो, जब तक आदमी कानून की सीमा में काम करने को तैयार है, सरेंडर करने को तैयार है, तो उसे शौकिया पकड़ करके बांध करके हवालात में न बंद किया जाए पुलिस की। इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी चिंता की थी कि कानून बदलने का अधिकार तो मेरे हाथ में नहीं था कि नहीं हम गिरफ्तारी रोक देंगे, लेकिन ये अधिकार था कि हम हवालात में भी अपने कैदियों को इज्जत से रखेंगे, सहूलियत से रखेंगे। तो मैंने उनके बैठने का, उनके लेटने का, उनके हर बाथरूम को ठीक करने का, उसमें भी पूरी रुचि ली, उसके लिए व्यवस्था की और स्वयं महसूस किया कि उसमें काफ़ी सुधार हुआ। किस हवालात की बात करते हैं? 153 थाने हमने आरटीआई लगाया था, 153 थाने हवालात विहीन, 156 थाने परित्यक्त घोषित कर दिए गए जिसमें आपकी पुलिस रह रही थी। जिस हवालात में खिड़की जंगला न हो, जिन पुलिसकर्मियों के लिए लाइन लगा करके टूटे हुए दरवाजे और पानी की व्यवस्था न हो, हैंडपंप की व्यवस्था, वहाँ किस गरिमा की बात कर रहे हैं आप? बहुत मैं प्रभावित हूँ कि आपने इतना सर्वेक्षण किया है कि इतने थानों में हवालात में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जब इस प्रकार के सवाल आपके मन में आवें तो एक काम करिएगा कि किसी भी गांव में, गरीबों के गांव में चले जाइएगा। अभी तो सरकारी प्रयास से और लोगों के प्रयास से कब बहुत से शौचालय नए बन गए हैं, अन्यथा ये हालत थी कि इस देश का, इस प्रदेश का आम चलन था कि सारे लोग सुबह लोटा लेकर के, विषय पर आइए, सारे लोग लोटा लेकर के गांव से बाहर लैट्रिन करने चाहते, थाने पर आइए सर। और थाने पर आता हूं कि जिस देश में लोगों के झुग्गी झोपड़ी में इतने सारे लोग रह रहे हों, तो मैं हरदम यह प्रश्न
मेरे दिमाग में वैचारिक स्तर पर रहता था कि हम लोग कहते हैं कि पुलिस के लिए कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है किसी, लेकिन मैं इस बात के लिए सदैव चिंतित रहता था कि जिस देश में इतनी गरीबी है अभी कि तमाम लोगों के पास रहने के लिए केवल झोपड़ी है, उसमें 6-7 लोग रह रहे हैं, और ऐसे गांव हजारों में नहीं, ऐसे घर हजारों में नहीं लाखों में हैं। उस व्यवस्था में अगर थानों की व्यवस्था भी थोड़ी कमज़ोर है तो सरकारी कर्मचारी तो सेवक हैं, इनका तो फर्ज है कि यथासंभव लोगों के ही जीवन स्तर पर तुम भी रहो। इसलिए अगर कहीं आपको ऐसी बात सुनने को मिली है, हो सकता है नहीं, मैंने देखा है, मिली नहीं है, मिली, तो देखा होगा, स्पॉट वेरिफिकेशन करके मैं आपको झुठला नहीं रहा, न झुठला सकता हूं। आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, तो ऐसी स्थिति में बस यही कहूँगा कि जैसा देश वैसा भेष, हमारे कर्मचारियों को भी मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मुझे याद है कि मैंने ये केवल कह नहीं रहा हूँ, मैंने ये जीवन जिया है कि जंगलों में जब कई कई दिन के लिए हम लोग गश्त पर जाते थे डाकुओं से मुठभेड़ के दौरान, तो वहीं पहाड़ की टीलों पे सो जाते थे और वहीं उतर करके गांव के लोगों के साथ मिल करके खाना खाते थे, जो हो सकता था उनको सहायता देते थे। तो उस स्तर पर वो व्यवस्था, वहाँ कौन सा शौचालय, वहाँ कौन सा कई कई दिन का जंगलों का गश्त। अभी भी जंगल ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को, इसी काम के लिए दी जाती है कि ज़रूरत पड़ जाए तो पत्ते खाकर भी रह लो, ज़रूरत खा जाए जंगल में ही शौचालय बना लो। और जिस देश में इतने आदिवासी, इतने गरीब, इतने पिछड़े लोग रह रहे हैं, तो वहाँ ये कोई बड़ा आश्चर्य की न्यूज़ नहीं मानी जानी चाहिए। स्वाभाविक है, जब आगे जैसे जैसे देश बढ़ेगा वैसे वैसे सरकारी कर्मचारियों की भी इंतज़ाम बेहतर होंगे। हवालात के जो कैदी हैं उनको खाने के लिए जो डबल किया गया और उनके आने जाने के लिए टीएडीए बढ़ाया गया, मैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी से कहना चाहूँगा कि क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अब आप सीमाओं में बंधे नहीं हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सीमाओं में नहीं बंधा हूं। और अच्छा, पहले और एक और बात बता दूं, जी, मुझे भी यह शिकायत मिली कि पैसा स्वीकृत हो गया जी, बजट भी पहुंच गया, लेकिन केवल उसको कुछ आलस कहें कुछ जगहों पर, या ये कहें कि अरे फ्री की व्यवस्था चल रही है तो क्या ज़रूरत है। एक रिक्शा वाला है, वो डेड बॉडीज़ जो अनाथ पाई जाती हैं लावारिस, उनको ले लेता है, लाद लेता है और जा कर के कहीं कब्रिस्तान में या अपने प्रभाव का उपयोग करके लोकल पुलिस के लोग उसको या तो कहीं बहती हुई धारा में डलवा देते हैं या कहीं कब्र में डलवा देते हैं, कब्रगाह में दबवा देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं भी यदा कदा होती रहती हैं, लेकिन ये रूल नहीं है। सरकार अपवाद है, गलत आचरण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा भी होने लगे, ये भी कभी कभी शिकायत मिलती है कि सरकारी पैसा आया उसको भाई लोगों ने खा लिया। यद्यपि ये अपवाद ही हैं, लेकिन वो भी चर्चा का विषय बनते हैं कि आपने जो बजट आया लावारिस लाशों के जलाने का, उसको निकाल लिया फर्जी दस्तखत करके और उस पैसे से लाशों को पानी में फेंकवा दिया, बहती नदी में, बाढ़ में फेंकवा दिया, कौन देखेगा। तो लोग हर तरह के हैं, जैसे समाज है वैसी पुलिस है। और मैं आज भी आह्वान करता हूं, जहां कहीं इस तरह बजट के गबन की बातें और इस प्रकार के दुराचरण की बातें आती हैं, उसमें सख्त कार्रवाई पुलिस अधिकारियों को करके उनको चिन्हित करके सुधारना चाहिए जो ऐसे पुलिसकर्मी। हाँ, कहेंगे पुलिसकर्मियों से, बेटा शेर के मुंह में घुस जाओ, और 150 रुपया साइकिल अलाउंस देंगे। ये माना कि आपके स्तर की बात नहीं है। नहीं, शासन, ये जो बात आपने उठाई कि 150 रुपये साइकिल अलाउंस देंगे, पता नहीं 150 है कि उससे भी कम है। नहीं, ये बात थोड़ा पुरानी हो गई है। अब तो स्थिति ये है कि मोटरसाइकिल अलाउंस भी 750 रुपये किया गया। और एक और बात है, ज़रा ये सोचिए थोड़ी देर के लिए कि सरकार के बहुत से विभाग हैं, क्या दूसरे जो विभाग हैं उनके कर्मचारी यात्रा नहीं करते? उनको क्या भत्ते की ज़रूरत नहीं है? लेकिन ये माना जाता है कि जब आप ड्यूटी करने जाते हो और आपके वेतन इस देश के जो जीवन स्तर है आम आदमियों का, उसके देखते हुए बहुत बेहतर हो गया है। पूछिए कैसे? इसका अगर आपको नाप करनी हो कि कितना अच्छा है कितना खराब है, कि कितना घूस
चल रहा है सरकारी नौकरी पाने के लिए कि अगर स्थिति सरकारी कर्मचारियों की इतनी ही खराब है तो ये घूस इतना न चलता। और एक और बात कि समुद्र के बीच में इस तरह के द्वीप, अगर समाज के अर्थ में कहें तो गरीबी के समुद्र में इस प्रकार अमीरी के द्वीप बनाना घातक है, ठीक नहीं है। यथासंभव कर्मचारियों का जीवन स्तर भी वही होना चाहिए जो समाज के बाकी लोगों का औसतन है। तो आज की स्थिति यह है कि एक सरकारी ड्राइवर को अगर 25,000 रुपये मिल रहे हैं तो प्राइवेट ड्राइवर को 7,000 मिल रहे हैं, 8,000 मिल रहे हैं। कहने के लिए कर्मचारी यूनियन बना करके और कुछ लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए कि अरे कैसे मोटरसाइकिल चलेगी, कैसे साइकिल चलेगी। अरे जरा उन लोगों से भी पूछो कि उनका खाना कैसे चलेगा यार, जिनकी सेवा के लिए तुमको सरकारी कर्मचारी बनाया गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा इन बातों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। यथासंभव करो, निराश मत हो, लेकिन पहली प्राथमिकता वो आम आदमी होना चाहिए, वो दरिद्र नारायण होना चाहिए जिसको हमारे राष्ट्रपिता बापूजी कहते थे। वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी ही चाहिए। सेवक हमारी द्वितीय प्राथमिकता नहीं भाई साहब, जैसे जो जो प्रावधानित है हम उसकी बात कर रहे हैं। या तो आपने मानवीय पक्ष का प्रकटीकरण किया, प्रावधानित है। अब आपका आपका जवान मुलजिम लेके जा रहा है, चलिए वाराणसी से लेके गया हुआ सुल्तानपुर, 1 पैसा उसको नहीं मिलेगा, वो करेगा क्या? उसके बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? तो कोई ये कहता है तो इसमें दो कारण नहीं, कोई हैं। कहता या नहीं तो है। लापरवाही है या भ्रष्टाचार है। जी, क्या लापरवाही कि हम अरे वो टीए भरने में गड़बड़ है, वो बाबू पैसा मांगता है, वो क्या भरें, वो अन्यथा सबको, हर कर्मचारी को यात्रा भत्ता उतना मिलता है जितना वास्तविक किराया है, मुलजिम ले जाने का भी मिलता है। और अगर कहीं कोई किसी लेवल पर, जी, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेल ऑफ हों। बहुत से जितने अमीर लोग हैं वो भी और ज़्यादा भ्रष्टाचार के कामों में लिप्त पाए गए हैं। इसलिए अगर आपको पैसा मिले भी और फिर भी आप बिना टिकट के रेल में चलें, सुना कि नहीं? जी, चलते हैं, टिकट अलाउंस मिल रहा है, टीए मिल रहा है, फिर भी आप बिना टिकट चल रहे हैं। तो इसलिए ये इसकी कोई सीमा नहीं है और विभाग के द्वारा इस प्रकार का कोई अत्याचार की पॉलिसी भी नहीं है। ये अगर है कहीं ऐसी घटना होती है तो ये व्यक्तिगत दुराचरण है, जिसे रोका भी जाना चाहिए, दंडित भी किया जाना चाहिए। और तमाम समाज सेवी लोगों का ये फर्ज है कि नहीं कुछ कर सकते हो तो चिट्ठी लिखो, ऐसा गड़बड़ हो रही है, नहीं ये सुन रहे दूसरे को चिट्ठी लिखो।